गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मैं गौतम अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। अच्छा, सबसे पहले मैं दानिश भाई के नेतृत्व में पूरी रेडियो उड़ान टीम का हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सम्मान के साथ हमको यहाँ बुलाया है और पिछले 2 दिन से पूरी तरह से जो खातिरदारी में, सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी गई है। उसके बाद मैं और मुझे ये आपके साथ बात करने के लिए जो सेल्फ एडवोकेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर आप लोगों से बात करने का अवसर दिया है, इसके लिए भी मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम सेल्फ एडवोकेसी का जो टॉपिक मेरे को दिया गया है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। मैं दानिश भाई की अनुमति से इस टॉपिक में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। आपने टॉपिक दिया है सेल्फ एडवोकेसी इज द नीड ऑफ द आवर। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ एडवोकेसी इज द नीड फॉर एवर। तो इट इज अप्रूव्ड। ओके, सो फ्रेंड्स, सेल्फ एडवोकेसी के बारे में जैसे आप जानते हैं कि सेल्फ एडवोकेसी हर व्यक्ति की, हर समाज की, हर देश की एक ज़रूरत है। ये कभी भी प्रासंगिक रही है, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं, जो ह्यूमन बीइंग की जो आवश्यकताएं हैं वे अनलिमिटेड हैं। जो चाहत हैं, जो एम्बिशंस हैं, और वो सभी अपने आप पूरी नहीं हो सकती है। उन्हें पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास हमें करना पड़ता है, और उसी प्रयास करने की जो प्रक्रिया है, जो हमारी चाहत है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करने का जो प्रोसेस है उसे ही सेल्फ एडवोकेसी कहते हैं। जहाँ तक हमारे ये क्यों आवश्यक है सेल्फ एडवोकेसी, और हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर सेल्फ एडवोकेसी की कितनी आवश्यकता है, उसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में जो साधन हैं, जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो हमारी डिमांड से कहीं बहुत ज़्यादा कम है, और जो संसाधन अवेलेबल है उन संसाधनों का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्टिफाइड नहीं है, जो आवश्यकता के बेस पे नहीं होता है, बल्कि इस तरीके से होता है कि जो ग्रुप, जो समुदाय, जिनका जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन पर जिनका जितना इन्फ्लुएंस होता है वो उसके आधार पर उनको वो संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिल जाता है। जो लोग वॉइसलेस हैं, जो लोग उन लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो एडवोकेसी एक बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर कदम कदम पर हमें अब सेल्फ एडवोकेसी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, आरपीडी एक्ट है, हम उसको ही फोकस कर सकते हैं, उस तक अपनी डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि जो आरपीडी एक्ट है वो बहुत ही कम्प्रीहेंसिव एक्ट है, बहुत ही एडवांस एक्ट है, और उसमें जितनी भी हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारे अधिकार हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, उन सब को एड्रेस किया गया है। इसलिए कमोबेश वो सब इस एक्ट में उन सब का इंक्लूजन हुआ है। तो उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि हम अपना जो डिस्कशन का जो फोकस पॉइंट है
वो आरपीडी एक्ट को रखते हैं। अब बात यह है कि आरपीडी एक्ट का जो अब पिछले आपको मालूम होगा कि आरपीडी एक्ट को एनेक्टमेंट हुए 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में आरपीडी एक्ट का अगर हम देखें तो जो इसका मैं समझता हूँ कि परवीन जी शायद यहाँ पर अवेलेबल होंगे और मेरे को वो करेक्ट भी करेंगे, और बाद में मेरी बात ख़त्म होने के बाद अगर दानिश भाई उनको अनुमति दें तो वो उसको रिस्पॉन्ड भी मैं चाहूँगा कि उसे रिस्पॉन्ड भी करें। आरपीडी एक्ट के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो सेक्शन 6, सेक्शन 7, जो सेक्शन 6 है वो रिसर्च कमेटी से रिलेटेड है। रिसर्च कमेटियां स्टेट गवर्नमेंट को बनानी है, जो कि बहुत सारे राज्यों में अभी तक बनी नहीं है। जो सेक्शन 6 और 7 में जो क्राइम अगेंस्ट डिसेबिलिटी के लिए उनको जो प्रोटेक्शंस दी गई है, जो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, जो उनको पुलिस को जो एम्पावर करना है, ये ऐसी सभी कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए, वो सब अभी तक नहीं हुआ, ज़्यादातर जगह पे नहीं हुआ है। सेक्शन 8 जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स हैं, उस पोजीशन में जो लोगों को जब पेंडेमिक की जो स्थिति है वैसी स्थितियों में लोगों को वहाँ से अपने घरों से डिस्प्लेस करना पड़ता है, सेफ स्थानों पर पहुँचाना पड़ता है। तो उसके बारे में जो डिसेबल को किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, उनको उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाना चाहिए, उस बारे में अभी तक कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। फिर आपका सेक्शन 20 है, सेक्शन 19 है, जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 18 इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है। फिर सेक्शन 35 है, सेक्शन 37 है, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड जो सेक्शन है, जो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेसिबिलिटी है, पब्लिक कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी है, सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी है, उसके बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट्स को रूल बनाने के लिए, उनका अपना एक्शन प्लान तैयार करने के लिए जो समय सीमाएं निर्धारित की गई है एक्ट में, तो वो सब का अभी तक कहीं भी कोई शुरुआत भी, ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे इनकी शुरुआत भी अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट तो हुई हैं, लेकिन उनका जो मिस इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जैसे आपका जो जॉब रिजर्वेशन को हम ले सकते हैं, जॉब रिजर्वेशन के जो पॉलिसी बनी है, जो एक्ट में जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब चीज़ें पूरी तरह से क्लियर एंड क्रिस्टल है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, जो भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं। मेनली जो ब्लाइंड और लो विजन को लेकर है, जो पोस्टें ब्लाइंड के लिए भी आइडेंटिफाइड हैं, ब्लाइंड और लो दोनों के लिए आइडेंटिफाइड हैं, उन पोस्टों में बहुत सारे डिपार्टमेंट उनको खाली लो विजन के लिए एयर मार्क कर देते हैं, ब्लाइंड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो इस तरह से फिर जो कुछ प्रोविजन इम्प्लीमेंट तो हुए हैं, लेकिन उनका फ्रीक्वेंट वायलेशन हो रहा है। जैसे आपका जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, तो कुछ राज्यों में तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बने ही नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में बन भी गए हैं, जिन राज्यों में बन भी गए हैं, वो राज्यों, वहाँ पर भी जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, वहाँ पर भी उनकी मीटिंगें नहीं हो पा रही है। उनकी जो कि एक्ट के अकॉर्डिंगली 6 महीने के अंदर मीटिंग होनी चाहिए,
सभी एडवाइजरी बोर्ड्स की, लेकिन 2-2, 3-3 साल तक, 5-5 साल तक उनकी मीटिंगें नहीं होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो जिनका वायलेशन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको ये सब चीज़ें ठीक कैसे होंगी। यहाँ पर ही आपका जो एडवोकेसी का रोल स्टार्ट होता है। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि सिविल एडवोकेसी और लीगल एडवोकेसी दोनों ही तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, और इसका जो एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, लेटर इन स्पिरिट, वो इंश्योर किया जाना चाहिए। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, दोनों ही मोर्चों पर हालांकि दोनों ही मोर्चों पर सिविल एडवोकेसी और लीगल एडवोकेसी की जा रही है और बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो भी रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। इनमें से जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं मेनली, या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ अथॉरिटियां हैं जो बहुत इनसेंसिटिव हो गई हैं। जो पहले जो सेंसिटिविटी होती थी जो पब्लिक ऑफिसर्स में, वो अब नहीं रही है। इसलिए वो उसका जो मेनली जो सिविल एडवोकेसी है, उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो रोड की जो एडवोकेसी थी, तो प्रोटेस्ट के थ्रू एक मिनट 2 मिनट बस। तो जो प्रोटेस्ट मूवमेंट होते थे पहले, उनमें भी अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। अब आपको चाहकर भी आपको प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। इसी तरह से जो जुडिशरी में जाते हैं, लीगल एडवोकेसी है, तो लीगल एडवोकेसी में भी दो प्रॉब्लमें हैं। एक तो समय बहुत लग जाता है, एक एक केस को डिस्पोज करवाने में 5 साल का 4 साल का समय लग जाता है। लेकिन समय लगने के बाद भी जो ऑर्डर आते हैं जुडिशरी से, जो कितने अच्छे जजमेंट आए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर या मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मैं आपको कुछ एक उदाहरण देना चाहूँगा उसके, कि अभी पिछले एक साल के अंदर एनएफबी की तरफ से 3-4 अच्छे ऑर्डर अलग अलग स्टेटों में, जो बैकलॉग रिजर्वेशन इन बैकलॉग का जो इशू था, उसको रिजोल्व कराने के लिए 3-4 अच्छे ऑर्डर जो कई सालों से चल रहे थे, इस साल के जो 2024 में 3-4 अच्छे पास हुए हैं। वो एमपी गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो लेकिन उसमें कोर्ट ने न केवल क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बल्कि उसका जो टाइम, अगर वो विद इन द टाइम लिमिट वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं जजमेंट को, तो जो कंसर्न अथॉरिटियां हैं उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करने की भी बात कोर्ट ने कही है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जजमेंट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी बात ये है कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अपने अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, वो एडवोकेसी के लिए रिलेवेंट रहे हैं। कोई भी, बहुत कम आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, वो उनका जो अपना जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट्स है, उनसे बाहर जाकर कोई भी कॉमन सब्जेक्ट पर, कोई भी कॉमन इशू पे कोई रिएक्ट किया हो गवर्नमेंट अथॉरिटी से, उसके लिए को रिजोल्व करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए बात की हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चिंता का विषय है। सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने जो नोटिस किया है, वो हमारा जो प्राइम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, उनकी जो रिलेक्टेंसी है, उनकी जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। लोग जो
मुझे ऐसा लगता है कि जो सदियों से जो हमारे साथ हुआ है, जिस माहौल में हम रहे हैं या हमें रखा गया है, हम उसके हैबिचुअल हो गए हैं और हम ये मान लिया है कि हमारा जो ज़िंदगी है वो ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो जैसा है ठीक है, वो जैसा है वो चलता रहना चाहिए, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। जब तक हम खुद परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होंगे, परिवर्तन के लिए चिंतनशील नहीं होंगे और उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है कोई कुछ भी दूसरा कोई भी हमारे लिए आकर करेगा, उसकी उम्मीद हमें बहुत कम रखनी चाहिए। तो ये सब, फिर जो सबसे बड़ा एक चीज़ और है कि हमारा जो, मैं ये मानता हूँ कि जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है वो दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, लेकिन वो इनविजिबल माइनॉरिटी है, जिसके लिए हमारा किसी का भी हमारे ऊपर ध्यान है। क्योंकि हम जो पब्लिक पॉलिसीज हैं या जो पब्लिक पॉलिसी के जो मेकर हैं, इम्प्लीमेंटर हैं, उनके भविष्य को उनको प्रभावित करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। जब तक वो नहीं होगी, हम अपने आप को एक वोट बैंक के रूप में कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे, तब तक ये सब हो पाना संभव नहीं है। आपने देखा होगा अभी चुनाव में, अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं, उससे पहले हरियाणा में हुए थे, महाराष्ट्र में हुए थे, कैसे लोग वुमेन्स को लेकर उनको जो मंथली इंसेंटिव देने के लिए होड़ लगी हुई थी। एक पार्टी 2,000 रुपया अनाउंस कर रही थी, दूसरी पार्टी 2,100 अनाउंस कर रही थी, तीसरी पार्टी 2,500 कर रही थी। तो वो क्यों कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे कि उनको अपने फेवर में करना था। तो लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं है, इसलिए उनका जो भी कोई भी पार्टी का हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब चैलेंज हैं, उसके बाद भी हम इसे गिव अप नहीं कर सकते हैं, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जो भी परिस्थितियां हैं उनका अच्छी तरह से एनालाइज करके उनका सॉल्यूशन हमें देखना होगा। और मैं समझता हूं कि एक कंसोलिडेटेड प्रोग्राम, एक कॉमन प्रोग्राम एक बनना चाहिए। हमारे जितने भी एनजीओ हैं उनको सबको आगे आना चाहिए और एक कॉमन एजेंडा बने। जो इश्यूज हैं हमारे, उनकी प्रायोरिटी के बेस पे, उनकी इम्पोर्टेंस के बेस पे हम एक कॉमन एजेंडा बनाएं और उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो कंसोलिडेटेड एफर्ट स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं और अपने अपने तरीके से भी उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने जो भाई बहन हैं दूर दूर तक, जो गाँव में, दूर के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, हाँ बस 1-2 मिनट में, उनको भी हमें जागृत करना होगा, उन्हें अपने साथ लेना होगा और उन्हें ये समझाना होगा कि आपके लाइफ, अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें ये तो भी बहुत लंबा इशू टॉपिक है, कई घंटों की डिस्कशन भी इसके लिए कम पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से ये सही समय और सही जगह नहीं है। तो हम और, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय पर, और हमें अपने भविष्य की एक कम्प्रिहेंसिव समग्र नीति इसके लिए तैयार करनी चाहिए। धन्यवाद। आपको देंगी सटीक जानकारी।